हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या फिर मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी की देखी थी। आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज के लेक्चर में देखेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हद से हद वो एडवांस में किस लेवल तक जा सकता है, उस तरीके के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो एडवांस वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर। सबसे पहले एक छोटा सा इत्तू सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। जो मोटी मोटी बात हमने पढ़ी वो ये थी कि अगर मेरे पास Q1 चार्ज रखा हुआ है और एक Q2 चार्ज रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है, तो यहां पे मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और ये हम आम भाषा में ये बात बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की। लेकिन मन ही मन हमको ये बात पता है ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इस लोकेशन के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, माइनस जो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है उन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। हमने इसमें क्या अज्यूम कर रखा है, u एट इंफिनिटी इज 0। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पूरे सिस्टम की है, सिर्फ इसकी नहीं, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और हमने क्या बात देखी थी कि Q1 Q2 हम साइन के साथ रखेंगे, तो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब मेरे पास जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मेरे पास रिपल्सिव फोर्स है। और अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। फिगर शोज अ चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड एट अ पोजीशन इन स्पेस। स्पेस बोला है, इसका मतलब आपको क्या करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। यहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास नहीं लग रहा है। आगे क्या बोला है कि फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड मास एम इज थ्रोन टुवर्ड्स प्लस क्यू विद एन इंपैक्ट पैरामीटर डी एज शोन इन फिगर। ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने इसका बेसिकली इसका जो लाइन ऑफ मोशन है उसके और ये जो पार्टिकल है हमारे पास प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है डी, और इसी को हमने नाम दिया इंपैक्ट पैरामीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक टर्म यूज कर रखा है लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस जब भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दिख जाए या फिर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अंदर दिख जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये इंफिनिटी से चला। तो अब मेरे पास सवाल क्या बना कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, यहां से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस ऊपर एक क्यू चार्ज है जिसको मैंने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी v, और इसका चार्ज है q और इसका मास है m, और ये इंफिनिटी से मैंने लॉन्च किया है। आगे क्या बात बोली है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द टू पार्टिकल्स। मतलब इसके और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, उसी को हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ये इसके सबसे ज्यादा करीब कितना जा सकता है। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब बात को जरा गौर से समझो। आपके मन में रहोगे सर v स्पीड से जा रहा है तो सबसे ज्यादा करीब कितना हो जाएगा, मतलब सबसे क्लोजेस्ट कितना जा सकता है d डिस्टेंस, तो आंसर कितना हो जाएगा d। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब जैसे ही ये चलने लगा तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल कभी ये यहां पे है ना, तो ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो जब भी मेरे पास वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तब मेरे पास उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो यहाँ पे मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा।
तो इसका मोशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही आगे बढ़ा इस तरीके से इसका मोशन होगा। अब याद करो, हम रिलेटिव मोशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल से इसके मोशन के ऊपर जो भी इसका मोशन हो रहा है इस तरीके से एक परपेंडिकुलर खींचो, और जैसे ही परपेंडिकुलर खींचूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से मेरे पास परपेंडिकुलर आएगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जब ये पार्टिकल यूं घूमते 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 यहां पहुंचेगा तब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है r, ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस है। मेरा टारगेट है इस r को निकालना। रिलेटिव मोशन के अंदर ये बात काफ़ी डिटेल में हमने सीखी है, तो अगर आपको नहीं आता है तो रिलेटिव मोशन का वो चैप्टर जाके ज़रूर देखना, मतलब शायद लेक्चर नंबर जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा। तो रिलेटिव मोशन हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीट हो चुका है, आप वहां जाके देख सकते हो। वहां पे हेडिंग दिखेगी आपको रिलेटिव मोशन की प्लेलिस्ट में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वहां पे वो जाके देखना, बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझाया हमने कि क्यों ये परपेंडिकुलर जाके परपेंडिकुलर होगा तब मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा तब मेरे पास डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मेरा टारगेट ये है कि इस आर को निकालना। बात समझ आई? चलिए, अब क्या क्या हम लगा सकते हैं, क्या क्या हम चीजें सोच सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई हिंज्ड फोर्स आएगा। बिल्कुल सही बात। क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? क्या वो हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि भले ही मेरे पास हिंज्ड फोर्स आ जाए, लेकिन वो हिंज्ड फोर्स इस पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। इसके अलावा जो इकलौता फोर्स इसके और इसके बीच में लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो कि हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो लेट्स से ये तो फिक्स है, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी हुई v1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। ki प्लस ui इट इज इक्वल्स टू kf प्लस uf। अब ki प्लस ui, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भैया ये तो इंफिनिटी पे था, तो इंफिनिटी पे था तो इसके और इसके बीच में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये हो गई जीरो, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास वेलोसिटी आई v1, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी? सॉरी, प्लस नहीं, इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और कितनी आएगी? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। अब अगर आप इसमें गौर से देखोगे तो मेरे पास दो अननोन है। कौन कौन से? एक R और एक v1। इक्वेशन तो मेरे पास एक ही है, हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे? सोचो इस बारे में, सोचो, अरे सोचो, याद करो, रोटेशन के अंदर एक छोटा सा टर्म हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? जब हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है ना। तो जब मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या यहां पे मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क है? क्या टॉर्क किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। सबसे पहले हर फोर्स का हम टॉर्क देखते हैं। सबसे पहला कौन सा फोर्स लग रहा है? हिंज फोर्स लग रहा है। हम निकाल रहे हैं टॉर्क अबाउट हिंज फोर्स। लेट्स से इसको मैंने O बोल दिया, तो टॉर्क अबाउट O अगर मैं लिखूं तो हिंज फोर्स तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क तो मेरे पास जीरो हो जाएगा। अब बचा इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप गौर से देखो तो जब पार्टिकल यहां पे था तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे, जब यहां पे था तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी O पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0, और अगर मेरे पास टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0 तो पॉइंट O के अबाउट क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। टॉर्क अबाउट O is 0, it means that हम लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? मतलब टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बोले तो Li विल बी इक्वल्स टू LF। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसके रिस्पेक्ट में मुझे लिखना है, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, तो mv इंटू r परपेंडिकुलर कितना है d। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है mvd, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d, तो mvd। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर आप गौर से देखोगे तो mv1 इंटू r, mv1 इंटू r, तो इससे ये गया, और v1 को मैं लिख सकता हूं vd डिवाइडेड बाय r। और अगर मेरे पास v1 की वैल्यू आ गई तो क्या इस v1 की वैल्यू को यहां पुट करके क्या मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कैसे निकलेगी? 1/2 mv², इसको इस तरफ ला रहा हूं तो मेरे पास हाफ m कॉमन आ जाएगा, v² माइनस v1 का स्क्वायर, तो v² d² डिवाइडेड बाय r², v² d² डिवाइडेड बाय r², इट इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? चलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी तो कॉमन लेने की अगर हमको जरूरत नहीं है, चलो ले लिया तो क्या कर सकते हैं, हाफ mv² तो माइनस 1/2 mv² d² डिवाइडेड बाय r², इट इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को सोचते हुए यहाँ पे r के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उस क्वाड्रेटिक को हम आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। हमको मेथड पता होने चाहिए कि किस तरीके से चीजें सॉल्व होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, कर सकते हैं ना? अरे भैया यहाँ पे m की कुछ वैल्यू होगी, v² d² की कोई वैल्यू होगी, तो इस तरीके से हम चीजों को सोच के और समझ के चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे। अगर मेरे पास पॉइंट चार्जेस 2 से ज्यादा हो जाएंगे तब सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 चार्जेस को लेके चीजों को बता रहा हूं, फिर हम उसका एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट निकाल लेंगे। मेरे पास 3 चार्जेस हैं, लेट्स से Q1, Q2, Q3, यस और नो? और लेट्स से ये मेरे पास रखे हुए हैं इंफिनिटी पे। मुझे निकालनी है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी जब मैं इन तीनों चार्जेस को इंफिनिटी से उठा के कोई एक सिस्टम बना लेता हूं। लेट्स से एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना रहा हूं और उसके 3 वर्टाइसेस पे मैं इसको रख रहा हूं, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल मत मानो, इन दोनों इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r12, ये 3 होगा, r13 एंड r23। इस तरीके से मुझे कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा तो मेरे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी?
work done by external agent in bringing all the charges from the infinity to the given configuration। सबसे पहले हम Q1 को लेके आए, Q1 को लेके आए तो Q1 को लाने में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों वर्क डन नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही नहीं रहा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा था तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो। और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो होगा। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो है तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। अब लाते हैं हम Q2 को। जैसे ही Q2 लेके आऊंगा तो मेरे पास इसके ऊपर ये जो Q1 है ये फोर्स लगा रहा होगा, तो यहां से यहां लाने में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमको पता है, वो कितना होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R12। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं लेके आ रहा हूं Q3 को। अब जब मैं Q3 को लेके आ रहा हूं तो इस Q3 पे फोर्स लगाने वाले दो जने Q1 और Q2। तो जब दो जने हैं तो मेरे पास ऐसा बेसिकली ये जो टर्म है ये दो टर्म आएगी, यस और नो? तो जब मैं Q3 को उठा के यहां पे लेके आऊंगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 23 R23, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा R13। तो इस Q3 पे दो जने फोर्स लगाने वाले, तो वर्क डन भी दो फोर्सेस की वजह से होगा, और दो फोर्सेस की वजह से होगा तो दो मेरे पास क्या आएंगे, दो टर्म्स आएंगे। सबसे पहले Q1 की वजह से कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, फिर Q2 की वजह से कि Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी तरीके से मेरे पास 3 की जगह 4 होते तो सबसे पहले Q1 आता, यस और नो? तो उसको लाने में कोई वर्क डन नहीं होता। फिर Q2 आता तो फोर्स लगाता मेरे पास Q2, यस सॉरी फोर्स लगाता Q1, तो एक ही जना है फोर्स लगाने वाला, तो मेरे पास एक टर्म आती। फिर आता Q3, तो अब है दो जने फोर्स लगाने वाले, तो दो टर्म और आती। तो कितनी टर्म हो गई? सबसे पहले एक टर्म, फिर दो टर्म। अब है मेरे पास 3 जने फोर्स लगाने वाले, तो मेरे पास कितनी टर्म आएगी? 3 टर्म और आएगी, तो ओवरऑल टर्म्स मेरे पास कितनी हो जाएगी? 6 टर्म्स, है ना? तो इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आएगी। मैथमेटिक्स में ये टर्म पढ़ते हैं NC2, यस और नो? तो NC2 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, और इसको सॉल्व करने का अगर किसी को नहीं पता है तो ये होता है n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस 3 है, यहां पे n क्या है? n है हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस। अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस 3 है तो यहां पे 3 पुट करो, 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आएगी? 3 आएगी। फॉर एग्जांपल जो 4 वाला केस है उसमें कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी। तो यहां पे n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 into 3 इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो मेरे पास 6 टर्म्स आएगी। तो इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। क्या बोला है समझने की कोशिश करेंगे। Figure shows an arrangement of 3-point charges. The total potential energy of this arrangement is 0. Calculate the ratio of small q by capital Q. मेरे पास 3 चार्जेस है, Q, माइनस Q एंड प्लस Q। ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस 2R। मुझे ये बात बोल रखी कि इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास 0 है, तो स्मॉल q बाय कैपिटल Q का रेशियो कितना होगा। सबसे पहली बात, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? कितने चार्जेस है? 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास होंगे 3। चलिए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से मैंने इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड और इसको बोला थर्ड, तो मेरे पास 3 टर्म आएंगे, 1 2, 1 3 एंड 2 3। तो सबसे पहली बात, K Q माइनस Q
डिवाइडेड बाय आर, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, 1 2 हो गया, 1 3 जब मैं करूंगा तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 1 3 हो गया, अब बचेगा 2 3, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ये जब करूंगा तो यहाँ पे 2r आएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2r, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई और दिस इज इक्वल्स टू 0। ये और ये सेम ही है तो इसको मैं लिखूंगा -2, तो उस तरफ जाएगा तो +2 बनेगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इट इज इक्वल्स टू 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय r। तो एक r से एक r गया, k से k गया, एक q से एक q गया, तो स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगी 4। So the correct answer of this question would be 4. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? Calculate the distance of the farthest point capital D which the negative charge will reach before returning towards C. कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो चार्जेस है, प्लस क्यू। एक चार्ज है -q जिसको मैंने इस डायरेक्शन में विद काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 जूल। तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल, तो इसको मैंने यहां से रिलीज किया और जैसे ही रिलीज करूंगा ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि डी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो ये जो ओ पॉइंट का डी पॉइंट से डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब सवाल उठता है कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी क्यों? तो बात को जरा गौर से समझेंगे कि क्या सिचुएशन है मेरे पास। सबसे पहली बात, यहां पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। लेट्स से इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अब बात को जरा गौर से समझो कि जब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, दोनों को मैंने F ही नाम दिया, क्यों? क्योंकि इसका बेसिकली ये दोनों चार्जेस QQ, ये दोनों चार्जेस QQ, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 4, तो ये डिस्टेंस भी 5, ये डिस्टेंस भी 5, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम ही होगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो क्या मेरे पास ये एंगल भी थीटा होगा? तो इसका एक कंपोनेंट f cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट f cos थीटा, तो ओवरऑल मेरे पास इस तरफ आएगा 2f cos थीटा, ऊपर की तरफ आएगा f sin थीटा, नीचे की तरफ आएगा f sin थीटा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। जैसे जैसे ये चार्ज पास आता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि मेरे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये पास आएगा ये थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। यहां पे जाके क्या हुआ कि थीटा मेरे पास हो गया 90 डिग्री। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। लेट्स से इसको मैंने बोला v1, तो इसके पास वेलोसिटी इधर। अब जैसे ही ये हल्का सा आगे बढ़ा इसके ऊपर फोर्स लगा ऐसे इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट इधर होंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जैसे ही आगे बढ़ा इस डायरेक्शन में लगने लग गया, इसकी वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस O पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब इसके बाद जैसे ही वेलोसिटी हुई 0 तो क्या हो रहा होगा? तो ये हो रहा होगा कि इसके ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल, मतलब मैं बात बता रहा हूं कि ये एंगल, इसको ऐसा मत समझना यहां पर थीटा, जस्ट कैजुअली ये बात बता रहा हूं कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो नेट फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वेलोसिटी 0, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझसे ये x डिस्टेंस पूछा है कि कितना होगा। चलिए, तो ये तो मोटी मोटी बातें थी जो हमने सीखी। अब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे पास किस तरीके की चीजें बनेगी। अब बात समझो
इस पूरे सिस्टम के अंदर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या मैं सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस किस पॉइंट के बीच में? बिटवीन सी एंड डी पॉइंट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को कहने का एक तरीका और ये भी है कि किस तरीके से हम कहेंगे कि यहां पे इसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे बोल सकता हूं क्या कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना था? इनिशियली थी 4, फाइनली हो गई 0। तो 4 जूल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जब भी गेन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो लेट्स से मेरे पास ये x डिस्टेंस है, तो आप क्या बात कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा? ये x, ये 3, तो ये डिस्टेंस होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। और इनिशियली मेरे पास डिस्टेंस कितना था? इनिशियली मेरे पास डिस्टेंस था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो मुझे लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, यहां पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू, के माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। यस और नो? ये तो इन दोनों का हुआ, एक आएगा इन दोनों की वजह से। यस और नो? तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? दोनों मेरे पास सेम ही होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वायरेक्शन से आपको मतलब नहीं है, ठीक है भैया। ये आई मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक चीज लिखना भूल गए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में प्लस इन दोनों की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों की हुई माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो इन दोनों की भी सेम होगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इन दोनों की बेसिकली यहां पे प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 6। ठीक है भैया, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 6 और माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा? 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 के क्यू स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/5 और ये तो माइनस है ही सही, माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो अब क्या कर सकते हैं? अब मुझे निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज पुट करो और क्या कर सकते हैं? चलिए, तो 4 इट इज इक्वल्स टू 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू मुझे दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर -5 कोलम। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 1/5 माइनस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। चलिए, तो किसी से कुछ जा रहा है क्या? किसी से कुछ नहीं जा रहा। 2 1 जा 2 2 जा 10 टू द पावर 9, यहां बचा 10, 5 2 जा 5 5 जा। यस और नो? तो ये इस तरफ आएगा, ये बचेगा 4 और 9 5 जा 45, 4/45 इट इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। चलिए, अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये इस तरह, ये तो 1/5 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -4/45। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√ऑफ x² प्लस 9। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 45। 9 - 4 वुड बी 5। यस और नो? यस, तो 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 9 ज़ा 45। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि x² प्लस 9 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। यस और नो? तो x² प्लस 9 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 81। तो x² की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी √72 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से √72 मीटर डिस्टेंस दूर जाके मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखो तो √72, 8 8 64, मतलब 8 से बड़ा है ना? तो 8 से बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये 4 मीटर है, तो यहां पे जब ये √72 मीटर पे होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी 0। क्यों? क्योंकि ये ऐसे 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 ऑसिलेशन कर रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? 3 इक्वल चार्जेस Q each are placed at the corner of an equilateral triangle of side A। चलिए भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। और लेट्स से मेरे पास ये इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 इक्वल चार्जेस Q, सबके पास जो चार्ज है वो है Q और Q। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है A। पहला सवाल क्या है? फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितनी टर्म्स होगी? नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालनी है, फर्स्ट केस नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने चार्जेस है? 3। सो 3 इंटू n इंटू n माइनस 1, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कहां से आ गया, है ना? तो अभी बताया था लेकिन फिर भी एक एक स्टेप आपके सामने लिख रहा हूं। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 3 बनेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेट्स से इसको मैंने बोला 1 2 3। सबसे पहले 1 2, तो k Q² बाय A, फिर 2 3 k Q² बाय A, फिर 1 3 k Q² बाय A। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स k Q² बाय A। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमको क्या बोला है? कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्राइंगल टू a/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि इस पोजीशन से चार्जेस को कुछ इस तरीके की पोजीशन पे लेके आया कि फाइनली मेरे पास एक ट्राइंगल बना जिसकी साइड मेरे पास कितनी है, a/2। कहने का मतलब ये यहां से यहां पे आया, ये यहां से यहां पे आया, और ये यहां से यहां पे आया। तो ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन थी और ये मेरे पास फाइनल कंडीशन है। तो यहां से यहां लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को। क्या कहा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो अलग बात है कि हम जब इनिशियल पोजीशन होती है इन जनरल हम इंफिनिटी को मान लेते हैं, लेकिन यहां पे इंफिनिटी नहीं गिवन में है। हमको बोल रखा है कि ए पे इनिशियल पोजीशन है तो इनिशियल पोजीशन इसको मान लेंगे। यस और नो? तो हम क्या बात मान रहे हैं कि हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू। अच्छा, एक छोटी सी बात जो यहां पे नहीं है, ये है स्लोली।
स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, तब जाके मुझसे ये बात पूछी है कि एक्सटर्नल एजेंट का कितना वर्क डन होगा। सर अगर स्लोली नहीं गिवन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने इसको जो सब छोड़ दिया तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसको हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं बोल सकते, यस और नो? तब हमारे पास कुछ और तिरड़म लगानी पड़ेगी। हो सकता है इनकी वेलोसिटीज गिवन में हो, तब उनको उस तरीके से देखेंगे। अभी हमको ये बात बोल रखी है, सवाल में बोल रखी है कि ये स्लोली है, तो मैं क्या लगाऊंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? a/2, तो u फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा? 3k² डिवाइडेड बाय a/2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 3k² डिवाइडेड बाय a। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 माइनस 3 वुड बी 3, तो 3k² it is equals to 3k² डिवाइडेड बाय a। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा। कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डूइंग दिस, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछ ले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस 3k² डिवाइडेड बाय a, ये मेरे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमको क्या बोला है? थर्ड पार्ट बोला है इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन एंड ईच ऑफ देम हैज सेम मास then find the speed of each particle when they lie on a triangle of side 2a। अब इसको भूल जाओ, अभी मेरे पास चार्जेस a साइड के ऊपर ही है। अब मैंने क्या किया कि यहां से इसको रिलीज किया तो मुझे ये बात पता है, थोड़ा सा आपको वापस डिटेल में बता देता हूं कि ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस और डिस्टेंस मेरे पास सेम है, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरे पास फाइनली जब इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा 2a, तब मुझसे ये सवाल में ये बात पूछी है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या फिर क्या पूछा है? स्पीड पूछी है कि इनकी स्पीड कितनी होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या है कि साइड a है, और फाइनल कंडीशन क्या है कि साइड कितनी है? 2a। दिस इज माई इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज माई फाइनल कंडीशन। यहां पे साइड है 2a और ये है साइड a। तो अब मैं क्या लगाऊंगा? अब बात समझो, जब चार्जेस यहां से उठ के ऐसे जाएंगे, ये वाला उठ के ऐसे और ये वाला उठ के ऐसे, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? हमने तो कोई फोर्स थोड़ी लगाया, हमको सवाल में ये बात बोल रखी है इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड बोले तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस छोड़ दिया। पहले जो इन चार्जेस को पकड़ा हुआ था, अब मैंने क्या किया कि इन चार्जेस को छोड़ दिया, तो हमने कुछ नहीं किया तो एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्क डन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनका वर्क डन होगा, और एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्क डन नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है, और कंजर्वेटिव फोर्सेज है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी। तो चलिए करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। Ki प्लस Ui इट इज इक्वल्स टू Kf प्लस Uf। इनिशियली मेरे पास जब ए ट्राइंगल के ऊपर थे तो मैंने वहां से रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो गई 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाली थी 3k² बाय a। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से मुझे ये बात दे रखी है कि इसका मास m है, तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2
mv²। ऐसे 3 पार्टिकल है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 3/2 mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हुआ क्या है, ट्राइंगल तो वो का वही है, बस साइड ए से 2a हो गई, तो 2a हो जाएगी, तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2 kq²/a। अब मुझसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ v पूछा है, एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये है 3, ये है 3/2, तो ओवरऑल मेरे पास बनेगा 3/2 kq²/a इट इज इक्वल्स टू 3/2 mv²। ये इस तरफ आएगा तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, मतलब 3/2 से 3/2 गया, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी kq²/m और इसका रूट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये हमारे पास किसका आंसर था, थर्ड पार्ट का आंसर था। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग वन चार्ज स्लोली टू इंफिनिटी। अब मैंने क्या किया, यहां पे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। मैंने क्या किया, चलो वहीं पे देखते हैं, छोड़ो वॉश पॉश हो जाएगा। ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज। अब एक चार्ज को स्लोली मैं इंफिनिटी पे ले गया, स्लोली कहां ले गया, इंफिनिटी पे ले गया, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। अब बात को जरा गौर से समझो, जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो वर्क डन किस तरीके से हम निकालते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से निकालते हैं, तब हमने आपको एक बात कही थी कि जब ये चार्ज इंफिनिटी से यहां पे आ रहा होगा तो इसके पास ये भी फोर्स लगाएगा और ये वाला भी फोर्स लगाएगा, तो वर्क डन में 2 टर्म्स आएगी। तो जितना वर्क डन मुझे यहां इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में लगा होगा, उतना ही वर्क डन मुझे यहां से उठा के इंफिनिटी पे जाने में लगा होगा। यस और नो? तो अगर मेरे पास वर्क डन लिखना है एक्सटर्नल एजेंट का, तो इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में कितना वर्क डन हुआ, इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में सबसे पहले इसके साथ एक टर्म बनेगी, विच इज इसकी साइड कितनी है, a, kq²/a, और इसके साथ एक टर्म बनेगी प्लस kq²/a। तो ओवरऑल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2kq²/a। तो आप ये बात समझ सकते हो कि इंफिनिटी से उठा के यहां लाने में जितना वर्क डन लगा, उतना ही वर्क डन यहां से उठा के स्लोली इंफिनिटी पे जाने पे लगेगा। इसी चीज को आप एक और तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, अभी हमने एक बात देखी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये चला जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या बच जाएगी, क्या यही बच जाएगी, यस और नो? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हो जाएगी kq²/a, यस और नो? अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -3kq²/a, तो ये कितना हो जाएगा, -2kq²/a। एक छोटी सी बात जो बताना भूल गया कि इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में जो वर्क डन होगा, वो मैंने कहा कि वो अगर पॉजिटिव है तो यहां से उठा के इंफिनिटी पे ले जाने पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, यस और नो? क्योंकि हमारा पाथ चेंज हुआ है, पाथ चेंज हुआ है और फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स वही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे इसका नेगेटिव आएगा और यहां पे भी हमारे पास सेम ही बात दिख रही है, दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये क्या लिखा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये चला जाएगा तो फाइनली तो मेरे पास यही बचेगा, और इनिशियली मेरे पास कितनी थी, ये थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट वुड बी माय वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। या तो ऐसे समझ लो कि इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में जितना वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव, या फिर ऐसे समझ लो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप ये जो चारों क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, 4 identical point charges Q each are placed at 4 corners of a square of side A. Find out potential energy of the charge system. ये सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने चार्जेस है, 4 इंटू 3/2 विच इज 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास होगी 6। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग मुझे कर रखी है ऑलरेडी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले 1 के साथ देखते हैं, 1 का 2 के साथ तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, 1 का 3 के साथ तो ये A, ये साइड मुझे दे रखी है A, तो ये A, तो ये हो जाएगी √2A, तो फिर क्या हो जाएगी प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A, फिर 1 का 4 के साथ तो ये हो जाएगी K Q स्क्वायर बाय A, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है, प्लस 1 हो गया। अब 2 का 3 के साथ तो K Q स्क्वायर बाय A, और 2 का 4 के साथ प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A। 2 का 1 के साथ तो ऑलरेडी हो गया। अब 3 का, तो 3 का किसके साथ होगा, 3 का 4 के साथ K Q स्क्वायर बाय A, तो ओवरऑल टर्म कितनी हो गई, 2 3 4 5 6 टर्म्स हमारे पास बन गई, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 3 और ये 4, 4 इंटू K Q स्क्वायर बाय A प्लस 2 इंटू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे कि भैया मेरे पास ऐसे चार्जेस कितने हैं जिनके बीच में मेरे पास डिस्टेंस है A, तो ऐसे चार्जेस है मेरे पास 4, तो 4 मेरे पास जो साइड है वो है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है A, तो मेरे पास 4 इंटू K Q स्क्वायर बाय A आएगा। और क्या डिस्टेंस दिख रहा है, √2A। ऐसे चार्जेस कितने हैं, ऐसे चार्जेस है 2, एक ये और एक ये, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2 चार्जेस ऐसे हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है √2A, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इट विल बी K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A। ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। अब इसी चीज को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, जो कि आप चाहो तो इसको शॉर्टकट समझ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, वो बस एक ट्रिक है। क्या सिचुएशन है कि यहां पे रखा हुआ है Q, यहां पे रखा हुआ है Q, यहां पे रखा हुआ है Q और यहां पे रखा हुआ है Q। क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अच्छा किसके लिए लग सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए मेरे पास लग सकती है, जहां पे चार्जेस सब बराबर हो और जिस बेसिकली जिस शेप के ऊपर रखा हुआ हो उसकी सारी साइड मेरे पास बराबर हो। तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए क्या यूज करोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज विद ऑल अदर इनटू नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है कि एक चार्ज को पकड़ो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बाकी सब के साथ लिख दो। तो चलिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 लिख रहा हूं मैं, तो 2 के साथ K Q स्क्वायर बाय A, 3 के साथ प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A, फिर 4 के साथ तो ये 2 हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बात समझ आई। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो ये फॉर्मूला आया कहां से, जब मैं
1 का तीनों के साथ लिख रहा हूं, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, यस और नो। फिर 2 का लिखूंगा तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 1 के साथ, यस और नो। फिर 3 का लिखूंगा तो 3 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। फिर 4 का लिखूंगा तो 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। तो इन सब सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो एक कॉम्बिनेशन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हो। बात समझ आई? ओके, चलिए तो इसी के बेसिस पे एक सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। क्या बोला है समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे पास क्या है कि एक हेक्सागन है और हेक्सागन के जो 6 फेसेस हैं उनके ऊपर मैंने रख दिए 6 चार्जेस। अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एक चार्ज को पकड़ लो। इस चार्ज को मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 चार्जेस मेरे पास है। सबसे पहली बात 1 का लिखेंगे हम। 1 का 2 के साथ तो k q स्क्वायर बाय a। 1 का 3 के साथ लिखने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। वैसे तो आपने मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ रखी होगी कि ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है √3a। अगर नहीं पढ़ रखी है तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको जाके इसका डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि कैसे आया। देखो हेक्सागन है तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा 60 डिग्री। ये साइड a है तो मेरे पास अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये आ जाएगा a/2 और ये आ जाएगा √3a/2। अब यहां से लेके यहां तक जो टोटल मेरे पास डिस्टेंस आया वो आया 3a/2। a प्लस a/2 कितना हो गया 3a/2 और ये आया √3a/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा √3a। तो इसका इसके साथ जो डिस्टेंस है वो है √3a। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3a प्लस इसका इसके साथ डिस्टेंस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंटर से जो लाइन पास हो रही है तो अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है तो ये डिस्टेंस मेरे पास a होता है और ये भी a होता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यस और नो। फिर इसका इसके साथ अगेन मेरे पास कितना आएगा √3a तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका इसके साथ अगेन मेरे पास डिस्टेंस आएगा a तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो मैंने लिखी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सब के साथ। अब इनटू नंबर ऑफ चार्जेस कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2 तो इसको 3 लिख दूं तो मल्टीप्लाई बाय 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम मेरे पास ये आ जाएगी। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे, जिनके बीच में डिस्टेंस a है ऐसे चार्जेस कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे चार्जेस हैं मेरे पास 6। तो मेरे पास कितना आएगा 6 k q स्क्वायर बाय a। जिनके बीच में डिस्टेंस है √3a ऐसे चार्जेस कितने हैं। सबसे पहली बात 1 और 3, फिर 2 और 4 लिख लेते हैं। 1 और 3, फिर कितने हैं 2 और 4, फिर इसके बाद वाला 3 और 5, फिर 5 और 1, ये हो गया। फिर क्या है 2 और 6, फिर क्या है 3 और 5 हो गया और 2 और 4 भी हो गया। फिर 4 और 6 ये नहीं हुआ तो 4 और 6। तो ऐसे चार्जेस मेरे पास कितने हैं 6 चार्जेस ऐसे मेरे पास है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि √3a ऐसे चार्जेस 6 है तो 6 इंटू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3a। फिर जो मेरे पास साइड बचती है वो बचती है 2a। ऐसे चार्जेस कितने हैं तो 1 2 और 3 ऐसे मेरे पास पेयर्स है 3। तो मैं क्या लिखूंगा 3k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15 तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 ये मेरे पास बनता है 15। 2 2 4 और 1 5 5 इंटू 3 15 टर्म्स मेरे पास इस तरीके से बनती है। आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप सोच सकते हो और
समझ सकते हो। अब इसी तरीके का एक अच्छा सवाल आपके लिए होमवर्क है कि मेरे पास एक क्यूब है जिसके वर्टाइसिस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, कितने चार्जेस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे 8, तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 7 4 जा 28 टर्म्स हमारे पास बनेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें से अगर आपसे किसी से आपसे एक भी बात पूछ लेता, क्या बात पूछ लेता, फॉर एग्जांपल इसी सवाल को लेके चलो कि अगर मैं एक क्यू चार्ज को उठा के स्लोली इंफिनिटी की तरफ ले जाऊं तो मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो क्या करोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मुझसे बात पूछ लेता कि मैंने इसको एक चार्ज को रिलीज कर दिया, तो जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस बोले तो इसी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और एक चार्ज हटाने के बाद इसी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी माय लॉस इन gravitational क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसका मास m बोल देता हूं तो हाफ mv²। तो ये सारे सवाल भी आप आराम से बना सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब 4 बढ़िया एडवांस लेवल के सवाल करते हैं। एडवांस के नहीं है, PYQ नहीं है, एडवांस लेवल के सवाल है, बिल्कुल मजा आएगा आपको सवाल करने में। चलिए देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। क्या बोला है, अ बीड इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट बीड कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन। बेसिकली मेरे पास सिचुएशन क्या है कि एक वायर है जो कि सर्कुलर वायर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा हुआ है, और मेरे पास एक मोती है, एक बीड कह लो, जिसका मास मुझे गिवन में है m है और जिसके ऊपर चार्ज है q। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि ये सर्कुलर मेरे पास वायर है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पे ये पूरा वायर है और यहाँ पे एक बीड रखा हुआ है जिसका चार्ज q है और मास m है। मैं इसको कुछ वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये आपके सामने इस तरीके से बनता है। तो मेरे पास सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, एक स्मॉल q चार्ज है। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस u की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मतलब कुछ समझ नहीं आया कि मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हल्का सा मोशन दे दो, हल्की सी इनिशियल वेलोसिटी दे दो, ये चला जाएगा। तो चलिए इस बात का अंदाजा इस बात से लगेगा कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं और किस किस तरीके से लग रहे हैं। एक बार वो देखते हैं, उसके बाद थोड़ी हमको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमको मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। चलिए सबसे पहले फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अब ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा। तो mg को मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं, अंदर की तरफ एक mg लग रहा होगा और बाहर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा। एक नॉर्मल, ये जो मेरे पास वायर है ये इस बीड के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, यस और नो, इसको मैंने बोला n डैश। एक लग रहा होगा ये इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। तो ये वो सारे फोर्सेस है जो इस बीड के ऊपर लग रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, जैसे जैसे बीड आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी बीड मेरे पास यहां पे है तो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो। अगर कभी बीड मेरा यहां पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर बीड यहां पे है, अगर बीड यहां पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर बीड यहां पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। इस तरीके से मेरे पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा हर पॉइंट के ऊपर। तो अगर आप गौर करोगे तो यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जाम्पल कभी यहां पे है तो वेलोसिटी ऐसे, 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 और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन और ये मेरे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अगर आपने गौर किया हो तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली मेरे पास जब भी मैं डायरेक्शन देख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो उसका एक कंपोनेंट ये जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखूं तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इधर, 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 एक कंपोनेंट इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इधर, और यहां पे तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास एक कंपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने वाला कोई ना कोई फोर्स मेरे पास पिक्चर में है। तो अगर मैंने इसको कम वेलोसिटी दी तो क्या होगा कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसको डिक्रीज कर देगा, तो कहीं ना कहीं बीच में जाके मेरे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास बीड इसको पार करेगा, तो जैसे ही पार किया, फॉर एग्जांपल यहां पहुंचा, अब जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। तो अगर मेरे पास कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है तो ये इसके बाद इसके मोशन को सपोर्ट करेगा। तो अगर मुझे कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाना है तो कहीं यहां पे आने तक वेलोसिटी जीरो से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए। अगर जीरो से हल्की सी ज्यादा हो गई तो क्या होगा कि ये इनर्शिया के कारण आगे आएगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा और ये इसको पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवा लेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि यहां से लेके यहां तक जब ये आए तो यहां पे अगर वेलोसिटी जीरो से हल्की इतनी सी भी ज्यादा हो गई तो हम ये बात कहेंगे कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर वेलोसिटी जीरो हम लेके चलेंगे, जीरो से हल्की से ज्यादा लेके चलेंगे, तो ये जो वेलोसिटी होगी क्या वो मिनिमम वेलोसिटी होगी? अरे अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो से बहुत ज्यादा हुई तो वो मिनिमम वेलोसिटी थोड़ी कहलाएगी। हमको चाहिए कि यहां पे मिनिमम वेलोसिटी क्या दो, तो यहां पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो जीरो से हल्की सी ज्यादा। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम जो एज वाली पॉइंट होते हैं वो लेके चलते हैं, तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहां पे वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे? जीरो। लेकिन मन ही मन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी जीरो से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए, 0.0000001 भी हो तो भी चलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन और ये मेरे पास फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? आई थिंक इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जीरो। सेम गोज फॉर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हो रहा है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये मेरे पास हो जाएगा जीरो। अगर एंडेश की बात करूं तो हर पॉइंट पे एंडेश परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर, फिर ऊपर जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर, हमेशा मेरे पास एंगल है 90 डिग्री, तो अगेन इसका भी वर्क डन मेरे पास हो जाएगा जीरो। अब बात आती है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मुझे ये बात पता है कि change in potential energy which is u final minus u initial, it is negative of work done by conservative force। तो अगर मुझे work done by conservative force लिखना है तो क्या मैं इसको u initial minus u final लिख सकता हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम में काफी किया है हमने। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स u initial minus u final, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो जब भी मेरे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछे तो वो हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैंने लिखा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर। चलिए अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये r/2 ये r, तो मेरे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3r/2। तो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3r/2 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। तो मैं ये बात बोलूंगा कि फाइनल मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r/2, इट इज इक्वल्स टू -1/2 m u स्क्वायर। तो ये मेरे पास है 2/3 माइनस 2 k कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय r, अंदर बचता है 2/3 माइनस 2, इट इज इक्वल्स टू -1/2, या फिर इस 2/m को इधर ले आओ, ये 2 को इधर ले आओ और m को इधर ले आओ और ये नेगेटिव को भी इस तरफ ले आओ, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, -6 प्लस 2 विल बी -4, माइनस प्लस हो जाएगा तो, और 4 2 8 हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 k q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एम आर, और नीचे बचेगा 3, तो 8/3 k कैपिटल Q स्मॉल q एम आर, this would be the minimum velocity which is required so that it would complete circular motion। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 3 2 6, तो -6 प्लस 2 विल बी -4, 4 2 8 और नीचे बचेगा 3, तो 8/3 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एम आर, और इसका रूट ये मिनिमम वेलोसिटी है जो अगर मैं इसको दूंगा तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा दूंगा तो भी मेरे पास कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा, बस उस पॉइंट पे यहां पे आके मेरे पास जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो नहीं रहेगी, कुछ और रहेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स आर अटैच्ड एट ईच एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड रिलैक्स्ड लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर है, अभी अपनी नेचुरल लेंथ है जो कि L है, और इसके दोनों एंड से दो आइडेंटिकल बॉल्स मैंने लगा दी, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k वो मुझे दे रखा है कितना, 200 न्यूटन पर मीटर, और जो मेरे पास रिलैक्स्ड लेंथ है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर। फिर आगे क्या बोला है, unknown amount of charges are gradually transferred to the balls in unequal amounts until the spring length becomes twice of its relaxed length. What amount of work must be done by an external agency in slowly compressing the spring back to its relaxed length? क्या किया मैंने कि इसके ऊपर और इसके ऊपर अनइक्वल अमाउंट में मैंने चार्जेस ऐड करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे चार्जेस मैंने थोड़ा चार्जेस को दिया, थोड़ा चार्जेस को दिया। अब जरूरी नहीं है कि दोनों को इक्वल चार्ज दिया, अनइक्वल चार्ज मैंने दिया है, ये मुझे सवाल में बोल रखा है। अब चार्ज देने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आएगा। इलोंगेशन आया 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 आया, एक टाइम ऐसा आया कि इस तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू इस तरफ लगने वाला kx फोर्स, और जब ये टाइम आया तो स्प्रिंग की जो लेंथ हो गई वो हो गई डबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब स्प्रिंग की लेंथ हो गई 2L, तो लेट्स से मैंने ये बात कही कि इस पे लग रहा है Q
मतलब इसके ऊपर चार्ज आया Q1 और इसके ऊपर चार्ज आया Q2, और एस चार्ज आने के बाद क्या हुआ, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक स्प्रिंग फोर्स, तो दोनों फोर्सेस मेरे पास इक्वल हो गए। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि अब मैं एक्सटर्नली एक फोर्स लगा रहा हूं और कुछ इस तरीके से लगा रहा हूं कि स्लोली मैं इसको वापस इसकी नेचुरल लेंथ पे लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो सबसे पहला काम कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे पास लगेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा तो कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे K Q1 Q2 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो है वो Q1 Q2 और K को निकालना है। अब बात समझो कि Q1 Q2 और K अलग अलग निकालूंगा तो मुझे 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इससे अच्छा क्या है कि मुझे रिक्वायरमेंट तो K Q1 Q2 की है ना, तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेता हूं, जिससे मेरी चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। किस तरीके से निकालूंगा कि इस डायरेक्शन में लग रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उस डायरेक्शन में लग रहा है Kx, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू Kx। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने बोला K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी इसके अंदर जो बेसिकली इलोंगेशन है वो कितना है, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L, तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू Kx। अरे यहां पे K ऑलरेडी था, तो ये जो 9 × 10⁻9 था इसको मैंने K डैश बोल दिया। ठीक है भैया, चलिए, तो मेरे पास K डैश Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई, K की वैल्यू कितनी है 200। इस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन कितना आया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ है मेरे पास 2L, इनिशियल लेंथ है L, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1। ये 4 इधर जाएगा तो एक 4 ये आएगा, और L का स्क्वायर बोले तो 0.04। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। ये हटेगा तो 2 0 आएंगे, यहां से ये हटेगा तो 1 0 यहां पे आएगा, ये 2 0 से ये 2 0 गए, 4 2 ज़ा 8, और कुछ रहा क्या, सही है, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो मेरे पास K डैश Q1 Q2 की वैल्यू आएगी 64/10 विच इज 6.4। अब मेरा टारगेट तो यही था, है ना, ये निकालना, ये निकल गया, आगे चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और कुछ इस तरीके से लगा रहा हूं कि धीरे 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 ये अपनी इस पोजीशन के अंदर आ जाए। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो अब स्लोली लेके आ रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो हम लगाने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये है मेरे पास इनिशियल कंडीशन और ये है मेरे पास फाइनल कंडीशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये तो मेरे पास हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मुझे सवाल में दे रखा है कि स्लोली लेके आना है, और स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। चलिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K डैश Q1 Q2, K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2L माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ Kx स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा, और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0। प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 0, तो ये उस तरफ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलिए, अब K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2L माइनस L, तो ये हो जाएगा -1/2L, तो माइनस K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2L
प्लस 1/2 kx² दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे नेगेटिव है तो क्या मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिख सकता हूं, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। k डैश q1 q2 की वैल्यू है 6.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल विच इज 0.2 माइनस 1/2 k की वैल्यू है 200 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू l के बराबर ही है, ये हो जाएगी 0.04 x का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 32 पॉइंट से पॉइंट गया, 2 1 एंड 2 16 ये यहां से हटेगा तो ये 2 0 आएंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0 गया, इससे ये गया, 16 माइनस कितना बचेगा 4, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा 12 जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब आर रिलीज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। क्या सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि दो पार्टिकल्स है जिसका मास, लेट्स से दोनों का मास सेम है और चार्ज भी सेम है। लेट्स से इसका मास है m और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है q, इसका मास भी m और इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी है q। इन दोनों के बीच में जो इनिशियली डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। आगे क्या बात बोली है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द प्लेन इज 0.1, मतलब म्यू की वैल्यू मुझे गिवन में है कितनी, 0.1। आगे क्या बात बोली है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर दे आर रिलीज्ड इज क्लोजेस्ट टू। तो अब मैंने क्या किया कि ये ऐसे रखे हुए थे और दोनों को रिलीज किया, दोनों को रिलीज किया तो क्या होगा कि ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये दोनों अपनी मैक्सिमम स्पीड पे कब आएंगे, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब सवाल उठता है कि मैक्सिमम स्पीड आएगी क्यों, मतलब किस तरीके से हम मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है। हमेशा ध्यान रखना जब भी सवाल दिमाग में सवाल आए कि ऐसा क्यों होगा, कि मैक्सिमम स्पीड की बात क्यों आई, इसको जैसे ही रिलीज करूंगा ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है तो स्पीड तो इंक्रीज ही होनी चाहिए थी, तो फिर मैक्सिमम स्पीड की बात क्यों आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे मेरे पास नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा और उसके बाद स्पीड डिक्रीज होने लग जाएगी। यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो बात को जरा गौर से समझो कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे हुआ कि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो, और क्योंकि ये सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं है तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। सबसे पहली बात तो क्या ये मूव भी करेगा या नहीं करेगा, मूव करेगा या नहीं करेगा, इस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा इट शुड बी ग्रेटर देन द लिमिटिंग फोर्स, और लिमिटिंग फोर्स मेरे पास कितना निकल के आएगा, F लिमिटिंग मेरे पास होगा म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन बोले तो म्यू इंटू एम जी। म्यू मेरे पास कितना है 0.1, इसका मास मुझे गिवन में है कितना 100 ग्राम विच इज 0.1 और g की वैल्यू है 10, तो मेरे पास जो लिमिटिंग फोर्स निकल के आया वो आया 0.1 न्यूटन। अब इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कितना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 बोले तो 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -12, तो नीचे लिख रहा हूं 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11
और ये बचा 10। तो ओवरऑल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.9 न्यूटन। अब एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है तो ये मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही ये चलने लगा, अब मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हम ये बात मानेंगे कि चलने लगा तब भी मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स तो यही लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स यही लग रहा है। लेकिन एक बात हो रही है, जैसे ही ये आगे बढ़ा इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा है। यस और नो? एक पॉइंट आएगा जब इसके पास इस डायरेक्शन में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा। उसके बाद जस्ट बात क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास वो कंडीशन आई जब मेरे पास ये चलते चलते कहीं यहां पहुंच गया, ये भी इधर जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, तो ये चलते चलते कुछ यहां पहुंच गया। और अब क्या है कि इस डायरेक्शन में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हुआ। लेकिन यहां से लेके यहां तक इसके पास इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो आई होगी, यस और नो? और कोई वेलोसिटी आई तो इस वेलोसिटी की वजह से जैसे ही ये आगे गया तो ये एक्सटर्नल फोर्स और कम हो गया, और ये एक्सटर्नल फोर्स कम हो गया तो मतलब 0.1 से भी कम हो गया। तो इसका मतलब अब जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों डिक्रीज होने लग जाएगी? क्योंकि वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो स्पीड डिक्रीज होने लग जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जब ये एक्सटर्नल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, उस पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी आएगी ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? बात समझ आई? बिल्कुल सही बात। चलिए अब बात समझो कि लेट्स से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास बराबर हो गए। तो चलिए बराबर करते हैं। F एक्सटर्नल इट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2। Q1 कितना है? लिख लो यहां पे, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम्ब, और मास कितना है? 0.1 किलोग्राम। चलिए Q1 Q2 कितना है? 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर विच इज 100 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर नहीं 100 डिवाइडेड बाय माइक्रोकूलम का स्क्वायर विच इज 10 टू द पावर 12। अब लेट्स से इनके बीच में उस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस हो गया वो डिस्टेंस हो गया r, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो मुझे पता है कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन। तो इस k की वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं, इसको क्यों छोड़ा? इट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 और 2 11, तो यहां बचा 10। ये पॉइंट हटा तो ये 10 से ये 10 गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 9, आर की वैल्यू आई प्लस माइनस 3 विच इज 3 मीटर। हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। तो जब मेरे पास स्पीड मैक्सिमम आएगी उस पॉइंट के ऊपर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी? इसके पास भी स्पीड आएगी, सेम ही स्पीड आएगी। क्यों सेम ही स्पीड आएगी? क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा एक्सटर्नल फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रहा फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा एक्सटर्नल फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है। तो जितना स्पीड इसको मिलेगी उतनी ही स्पीड इसको मिलेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस v की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अच्छा मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों वर्क डन 0? क्योंकि एंगल हो जाएगा 90 डिग्री।
ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90 डिग्री, नॉर्मल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा फोर्स कौन सा बचा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अरे फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा, यस और नो? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास ये हो जाएगी विच इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इनिशियली मेरे पास 1 मीटर था, तो फाइनल डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, मतलब ओवरऑल जो मेरे पास ये दोनों मिलके चले वो चले 2 मीटर, यस और नो? तो मैंने ये बात मान ली कि 1 मीटर ये इधर चला और 1 मीटर ये इधर चला, 1 मीटर ये इधर चला, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में म्यू 0.1 और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 1 मीटर, तो मेरे पास जो वर्क डन हो जाएगा 0.1 इंटू 1, यस और नो? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 0.1 न्यूटन। अरे बात समझ में आई ना? ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 0.1 न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ 1 मीटर, तो इस बेसिकली ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसने वर्क डन कितना किया, -0.1। सिमिलरली इसने भी -0.1, तो -0.1 इंटू 2 ये आया मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड इट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², उसकी हाफ mv², तो मैं यहां पे लिख सकता हूं mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी 0, क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहां से रिलीज किया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, तो 2/3 k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 10⁻12 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय m कितना है मेरे पास 0.1, इट इज इक्वल्स टू v²। चलिए तो 3 1 जा 3 3 जा 10⁻9 और यहां पे बचता है 10, ठीक है? तो ये बनता है 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.6, 0.6 माइनस 0.2 इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, इट इज इक्वल्स टू v²। तो v की वैल्यू आएगी +-2, तो हमको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पूछी है, तो वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? 2 identical point charges are moving in free space when they are 60 centimeter apart. Their velocity vectors are equal in modulus and makes an angle of 45 degree from the line joining them as shown in the figure. If at this instant their total kinetic energy is equal to their potential energy, what will be the distance of closest approach between them? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन मेरे पास है। मेरे पास 2 पार्टिकल्स है, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के ऊपर भी मेरे पास प्लस क्यू चार्ज। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू और इसके ऊपर भी मेरे पास जो चार्ज है वो है क्यू। अब क्या बात बोली है? 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर मूविंग इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। When they are at 60 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with u velocity. Their velocity vectors are equal in magnitude. मतलब अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी स्पीड भी इस डायरेक्शन में u है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये हो जाएगी u/√2 और ये हो जाएगी u/√2। सिमिलरली इसके पास भी इस डायरेक्शन में हो जाएगी u/√2 और इसके पास इस डायरेक्शन में हो जाएगी u/√2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब क्या बोला है? इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? लेट्स से इसका मास है m, इसका भी मास है m,
तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी टोटल हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम यू स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल्स टू इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये निकल के आती है जो अभी तक हमने सवाल पढ़ा उससे। आगे क्या बात बोली है, What will be the distance of closest approach between them? तो इन दोनों के बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा। अब सवाल को जरा गौर से सुनेंगे और समझेंगे कि मेरे पास क्या हो रहा है। इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u बाय रूट 2, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u बाय रूट 2, यस और नो। अब अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर होगी 0 और y डायरेक्शन में नहीं, x डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इसके पास जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में वो होगी 0। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर आप इस डायरेक्शन में लिखोगे तो लिखोगे mu बाय रूट 2 और इसके लिए इस डायरेक्शन में लिखोगे तो mu बाय रूट 2 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब आप एक बात बताओ कि क्या इस पूरे सिस्टम के ऊपर x डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लग रहा है क्या? भैया ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये तो इंडिविजुअल फोर्सेस है ना, पूरे सिस्टम के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑन सिस्टम इज 0? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज 0? यस और नो। और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन 0 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन ये मेरे पास कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर ये जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सेम फॉर वाई डायरेक्शन हम ये बात बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ऑन सिस्टम इज 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन विल बी 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास ये ऐसे ही मूव करेगा। अब बात को जरा गौर से समझो कि सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वेलोसिटी की वजह से जितना ये पार्टिकल इधर आएगा उतना ही ये पार्टिकल इधर आएगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि मुझे ये बात चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव ना करे। तो अगर ये ज्यादा इधर आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल अगर ज्यादा हो गया, इसके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये थोड़ा सा आगे आया इस वेलोसिटी की वजह से, तो जितना ये इस डायरेक्शन में आगे आया होगा उतना ही ये इस डायरेक्शन में आगे आया होगा। और अगर मेरे पास जितना ये इधर आगे आया उतना ये इधर आया, तो अगेन क्या हो रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अगेन मेरे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा,
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सिस्टम के पास अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो चाहे ये ऊपर जाए, कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो थ्रू आउट मेरे पास फोर्स 0 होगा। और क्या होगा, धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये भी सेम, मतलब जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा। हमेशा मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर जितना ये आगे बढ़ा उतना ये आगे बढ़ा, जितना ये आगे बढ़ा उतना ये आगे बढ़ा। अब हो क्या रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके पास इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट आएगा जब मेरे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 0 और सिमिलरली इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 0। वर्टिकल डायरेक्शन में तो u/√2 ही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये डिक्रीज होते 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 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई, अब इसके पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो जब पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल आपस में यहां पे होंगे, जब इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, तब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा r, ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मेरा टारगेट ये है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना। और आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें, किस तरीके से सिचुएशन हो रही है। अच्छा सवाल है ना? किसी को स्ट्राइक नहीं किया तो कोई डरने की बात नहीं है। जब मल्टीपल टाइप के सवाल देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक ही एक तरीके के 10 सवाल करा दो क्या मतलब है, अलग अलग वैरायटी के सवाल देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि सवालों को किस तरीके से हमारे पास सॉल्व किया जाता है। ठीक है भैया, तो मेरे पास ये जो आर है ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मुझे निकालना है। अब तो क्या है, अब तो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन, ये मेरे पास फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लगा दो, क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे? बेटा यहां से लेके यहां तक जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हम और विच इज माय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है भैया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, विच इज KI प्लस UI, इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, तो ये हो जाएगी mu स्क्वायर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे ये बात पता है कि इस पॉइंट पे, मतलब जो इनिशियली मेरे पास कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर है। कहां लिखी हुई है ये बात? इनिशियली लिखी हुई है। क्या बात बोली है? इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो जब मैं इसको mu स्क्वायर लिख रहा हूं तो क्या मैं इसको भी mu स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर नहीं समझ में आए तो ये mu स्क्वायर और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बरोबर ही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में है, विच इज u/√2। तो ये मेरे पास हो जाएगी 1/2 m, u/√2 का स्क्वायर बोले तो u स्क्वायर बाई 2, ये तो एक क्यू ही और 2 की लिखूंगा तो 2 इंटू दिस, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो, ये बना mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर 2mu स्क्वायर, ये 2 से ये 2 गया, ये बना mu स्क्वायर बाई 2 प्लस kq स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये है मेरे पास kq स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 mu स्क्वायर, 0.6 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो mu स्क्वायर से mu स्क्वायर और ये mu स्क्वायर गया, 2 माइनस 1/2 बनेगा 3/2, इट इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाय r। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाय 3, यस और नो, 1.2 डिवाइडेड बाय 3। तो r मेरे पास कितना हो जाएगा
3 1 जा 3 4 जा 0.4 मीटर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर विच इज 40 सेंटीमीटर विच इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। काफी अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था, है ना। तो एडवांस में आने के चांसेस है ना। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।